अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सिद्धा मेरे साथ बेहद मुखलस थी। कहने लगी, मैं तुम्हें वहाँ लिए चलती हूँ, लेकिन हवाई जहाज़ बड़े कमरे के अंदर बंद होता है, बाहर पहरा भी होता है। फिर खुद ही कुछ सोचने के बाद बोली, तुम फिक्र न करो, हम अंधेरा हो जाने के बाद वहाँ जाएंगे। पहरेदार को मेरा सांप संभाल लेगा। तुम अंदर जाकर हवाई जहाज़ में से अपनी पसंद की चीज़ निकाल लेना। जंगल में शाम का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता उतरने लगा। तब सिद्धा ने मुझे साथ लिया और जंगल में एक तरफ चल पड़ी। उसका काला सांप बेटा उसकी गर्दन में पड़ा था। रात गहरी होते ही हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। सामने खेत फैले हुए थे। उनके किनारे एक तरफ ऊंचा शेड बना हुआ था, जिसके रोशनदान रोशन थे। सिद्धा मेरे बिल्कुल करीब खड़ी थी। शेड की तरफ इशारा करके बोली, उस बड़े कमरे में हवाई जहाज रखा जाता है। दरवाज़ा दूसरी तरफ है, वहाँ ज़रूर पहरा लगा हुआ होगा। मेरे साथ हो। यहाँ पर ऊंची बाड़ बना दी गई थी। हम बाड़ के साथ चल रहे थे। चारों तरफ खामोशी थी। सिद्धा मेरे आगे आगे चल रही थी। उसने सांप को गर्दन से उतार कर अपने हाथ में पकड़ लिया था। शेड के करीब आकर उसने हाथ से मुझे इशारा किया। खामोशी इतनी थी कि हमें एक दूसरे के सांस लेने की आवाज़ भी आ रही थी। यहाँ कुछ जंगली झाड़ियाँ थीं। उनके आगे एक खुला गैराज था, जिस पर टीन की छत पड़ी हुई थी। उस गैराज में कोई गाड़ी या जीप मुझे नजर नहीं आई। हम झुककर कदम कदम आगे बढ़ रहे थे। शेड की दीवार खत्म हुई तो उसकी पेशानी पर रोशन बल्ब दिखाई दिया। सिद्धा ने एक तरफ इशारा किया। वहाँ एक चौकीदार कांधे पर बंदूक रखे स्टूल पर बैठा बीड़ी पी रहा था। सिद्धा ने सरगोशी में कहा, मेरा ख्याल है ये एक ही चौकीदार यहाँ होता है। मैं इसे अभी ठिकाने लगा देती हूँ। और उसने हाथ में पकड़ा हुआ सांप चौकीदार के रुख की तरफ छोड़ दिया। सांप अंधेरे में गायब हो गया। हम दोनों झाड़ी के पीछे झुके पूरी खुली आंखों से चौकीदार को देख रहे थे। शेड के दरवाजे के ऊपर रोशन बल्ब की वजह से वो हमें साफ नजर आ रहा था। वो बड़े इत्मीनान से बैठा बीड़ी के कश लगा रहा था। फिर उसने तमिल जबान का कोई गीत गाना शुरू कर दिया। अचानक चौकीदार स्टूल से उछल पड़ा। उसने बंदूक नीचे की, मगर उसे फायर करने की मोहलत न मिल सकी। सांप ने उसके जिस्म में अपना कातिल जहर सारे का सारा उंडेल दिया था। चौकीदार लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसके हलक से आवाज तक न निकल सकी। मैंने चौकीदार की बंदूक उठाकर उसकी नाली ताले के कुंडे में डालकर जोर से झटका दिया तो कुंडा टूट गया। हम दरवाज़ा खोलकर शेड में दाखिल हो गए। अंदर छत के साथ बल्ब जल रहा था। एक छोटा सा सीना तियारा शेड में मौजूद था। सिद्धा रंगनी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। एक तरफ दीवार में बने हुए शेल्फ में मुख्तलिफ किस्म के औजार पड़े थे। मैंने प्लास और पेचकस उठाया और तैयारे का दरवाज़ा खोलकर कॉकपिट में बैठ गया। और 10 मिनट की कोशिश के बाद मैंने वायरलेस सेट को बाहर निकाल लिया। यह एक छोटा सा सेट था, मगर मेरे लिए काफ़ी था। हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस झोंपड़ी में पहुंच गया। मैं रात 10 बजे के बाद किसी भी वक्त सुबह होने तक अपने पास से वायरलेस पर बात कर सकता था। मैं वायरलेस सेट लेकर झोंपड़ी में बैठ गया। मैंने उसे हर तरह से चेक किया। उसकी बैटरी बाकायदा काम कर रही थी। सिद्धा मेरे पास ही बैठी बड़ी दिलचस्पी से मुझे वायरलेस सेट की जांच पड़ताल करते देख रही थी। मैंने फ्रीक्वेंसी सेट करके वायरलेस ऑन किया और फ्रीक्वेंसी पर सुई घुमाई तो दूसरी तरफ से किसी ने खुफिया कोड बोला। मेरे बदन में खुशी की लहर दौड़ गई। यह हमारा खुफिया कोड नंबर था और आवाज़ भी मेरे बांसी की थी। मैंने अपना कोड नंबर बताया। तुम किस मकाम पर हो? बास ने दरियाफ्त किया। मैंने जवाब दिया कि मैं जनूबी हिंद के एक जंगल में हूँ। बास की आवाज़ आई, फ़ौरन कोलंबो अपने टेम्पल रोड वाले आदमी के पास पहुँचो। आगे की हिदायत तुम्हें वहाँ मिलेंगी। सिग्नल बंद कर दो। मैंने वायरलेस सेट बंद कर दिया। सिद्धा मेरे साथ लगी बैठी थी। जब मैंने सेट ऑफ किया तो बड़ी दिलचस्पी से पूछने लगी, ये तुम किस ज़बान में बात कर रहे थे? यह तमिल नहीं थी, हिंदुस्तानी भी नहीं थी। मैंने सिद्धा रंगनी से कहा, यह ख़ास ज़बान होती है सिद्धा। अब मेरी बात गौर से सुनो। मैंने कहा, मुझे हर हालत में बहुत जल्द लंका के शहर कोलंबो पहुंचना है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? क्योंकि बंदरगाहों पर मेरी कड़ी निगरानी की जा रही होगी। सिद्धा एक लम्हे को उदास हो गई। फिर बोली, अगर तुम मुझे अपने साथ ले चलो तो मैं तुम्हें कोलंबो पहुंचा सकती हूँ। सिद्धा को साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे कोलंबो भी हर हालत में पहुंचना था और वो मेरी मदद कर सकती थी। मैंने उससे पूछा कि वो मुझे कैसे वहाँ निकाल कर कोलंबो ले जाएगी।
उसने अपना चेहरा मेरे कंधे के साथ लगा दिया और बोली, पहले वादा करो कि तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे, मुझे यहाँ छोड़कर नहीं जाओगे। मैंने दिल में सोचा कि यहाँ इसको साथ ले जाने में क्या हर्ज है। लंका के जजीरे में पहुंचकर मैं किसी भी तरह इससे अलग हो सकता हूँ। मैंने कहा, ठीक है सिद्धार्थ, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम लंका और इंडिया के दरमियान वाला समंदर कैसे अबूर करेंगे? सिद्धारंगनी मुस्कुराते हुए बोले, यह काम तुम मुझ पर छोड़ो, अब सो जाओ, सुबह उठकर बात करेंगे। सारी रात इसी उधेड़पन में गुजर गई। पिछले पैर कहीं आंख लगी और दोपहर तक सोया रहा। सिद्धा ने भी मुझे न जगाया। जब जगा तो सूरज सर के ऊपर आ चुका था। उड़ते ही मैंने सिद्धारंगनी से कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूं, तो अभी मेरे साथ इस जंगल से निकल चलो, नहीं तो मैं अकेला चल दूंगा। सिद्धा आग पर केतली रखे कुछ पका रही थी। मालूम हुआ कि वो सिंघाड़े उबाल रही है। उसने मेरी तरफ गहरी मगर मोहब्बत भरी निगाहों से देखा। साड़ी के पल्लों से हाथ पूंछती हुई आई और मेरे पास घास पर बैठ गई। काला सांप उस वक्त उसके पास नहीं था। सिद्धा ने मेरा हाथ अपना खुरदरे हाथों में ले लिया। तुम मेरे पति देव हो, जन्म जन्म के साथी हो, तुम जो हुक्म करो उसका पालन करना मेरा फर्ज है। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं अभी तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ। यह कहकर वह झोंपड़ी के अंदर गई। जब बह रही तो उसने सपेरों वाला झूला अपने कांधे पर डाल रखा था। मुझे देखकर कहने लगी, चलो मैं तैयार हूँ। मैं गड़बड़ा गया। मुझे ख्याल नहीं था कि वो इतनी जल्दी तैयार हो जाएगी। मैं भी जंगल से फौरन निजात हासिल करना चाहता था, क्योंकि वायरलेस सेट की चोरी के बाद मेरे लिए वहाँ खतरा ही खतरा था। मैं चाहता हूँ इस वायरलेस सेट को इस तालाब में फेंक दिया जाए, जहाँ पहले से 3 आदमियों की लाशें गल सड़ रही थीं। सिद्धा ने बगैर कुछ कहे वायरलेस सेट मुझसे लिया और खुश्क तालाब की तरफ चल दिया। मैं बैठकर सिद्धा का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद वो आ गया। फिर उसने मुझे अपने साथ लिया और एक तरफ चल पड़ी। मैंने उसे उसके सांप बेटे के बारे में पूछा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा पुत्र मेरे झूले में बंद है। हम जंगल में चलते रहे। जंगल खत्म हुआ तो नई पहाड़ी इलाका शुरू हो गया। सूरज गरूब होने के बाद फिर एक घना जंगल शुरू हो गया। 1 घंटे तक मजीद सफ़र करने के बाद मुझे दूर देहाती रेलवे स्टेशन के सिग्नल की सुर्ख बत्ती नजर आई। यह एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था जो शुरू रात के अंधेरे में वैरान वैरान लग रहा था। वहाँ कोई मुसाफिर भी नजर नहीं आता था। हम दोनों एक तरफ बैठ गए। मैंने सिद्धा से पूछा कि रेलगाड़ी कब आएगी। वो बोली, कभी न कभी तो आ ही जाएगी। वैसे रात को यहाँ एक रेल आकर ठहरा करती है। वो रेलगाड़ी धनिया कोडी की तरफ जाती है, इतना मुझे मालूम है। मैं खामोश रहा। वहाँ बैठे बैठे 1 घंटा गुजर गया। इस दौरान सिद्धारंगनी ने मुझे बताया कि मछेरों की बस्ती में एक मछेरा उसका जानने वाला है। उसका नाम सिद्धा ने गुप्ता बताया। कहने लगी, गुप्ता मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन फिर उसके माँ बाप ने उसकी शादी एक दूसरी लड़की से कर दिया। गुप्ता अपनी बड़ी कश्ती लेकर मछलियाँ पकड़ने रात को निकलता है और लंका के साहिल तक जाता है। वो हमें लंका पहुंचा देगा। खुदा जाने गुप्ता कौन था। मुझे तरह तरह के वसवसों ने घेर लिया, लेकिन मेरे सामने कोई मुतबदल रास्ता भी नहीं था। मुझे हर हालत में सिद्धा पर इंसार करना था। रात के शायद 12 बज रहे थे कि दूर से हवेली के इंजन की रोशनी नजर आई। ट्रेन मुसाफिरों से भरी हुई थी। यह पैसेंजर ट्रेन थी। तकरीबन सभी मुसाफिर डब्बों में सो रहे थे। हम भी एक डब्बे में घुस गए। ट्रेन सारी रात चलती रही और मैं सोता जागता रहा। कोई 10 बजे दिन के वक्त धनिया कोडी का स्टेशन आया। हम वहां उतर गए। यह भी एक मामूली स्टेशन था। गेट पर टिकट बाबू खड़ा था। सिद्धारंगनी ने मुस्कुराकर उसे प्रणाम किया। उसने हमसे टिकट तलब न किया। अब हमारा सफ़र समंदर की तरफ शुरू हो गया। दोपहर के बाद मुझे दूर समंदर नजर आने लगा। कोई 1 घंटे के सफ़र के बाद हम आकर गुप्ता की बस्ती में पहुंच गए। यह आम बस्ती थी। नारियल के दरख्तों के नीचे झोंपड़ियां बनी हुई थी। बस्ती के बाहरी मिली का एक घना दरख्त था। सिद्धारंगनी ने मुझे उस दरख्त के नीचे बिठा दिया और खुद बस्ती की तरफ चल दिया। कुछ दूर तक मैं उसे देखता रहा, फिर वह झोंपड़ियों में गायब हो गया। कोई 15-20 मिनट बाद वापस आई तो अकेली ही थी। वो मुस्कुरा रही थी। आते ही मेरे पास बैठ गई और बोली, गुप्ता आज रात अपनी कश्ती पर हमें लंका पहुंचा देगा। मैं ये सुनना चाहता था। एक बोझ मेरे सर से उतर गया। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। सिद्धारंगनी कहने लगी, मैंने उसे जब बताया कि मेरा पति रघुदेव भी मेरे साथ है, तो वो चुप सा हो गया। वो अपनी बीवी से डरता है,
इसलिए उसने हमें अपने यहाँ नहीं बुलाया। मैंने भी इसरार नहीं किया। उसे कहा कि हम बस्ती के बाहर बैठे हैं, वो शाम को खाना लेकर आएगा, मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगी। मैं खामोश बैठा रहा। वो कुछ देर बातें करती रही, फिर अपने शाम बेटे के साथ मसरूफ़ हो गई। जब शाम का अंधेरा चारों तरफ फैल गया तो मैंने एक इंसानी शय को अपनी तरफ आते देखा। सिद्धा रंगनी ने कहा, गुप्ता आ रहा है, शायद वो तुम्हें देखकर खुश ना हो, मगर तुम कोई ख्याल ना करना। गुप्ता एक नाटे कद का मजबूत जिस्म वाला तामिल था। उम्र ज्यादा नहीं थी। उसके हाथ में गठड़ी थी। वो हमारे पास आकर जमीन पर बैठ गया। रघु, ये गुप्ता है, हमारे कबीले का है, ये हमें लंका पहुंचा देगा। सिद्धा ने मेरा तारुफ कराया। मैंने गुप्ता को प्रणाम किया। गुप्ता ने मेरी तरफ कोई खास तवज्जो न दिया। उसका चेहरा शाम के अंधेरे से ज्यादा संजीदा और गहरा लग रहा था। सिद्धा रंग ने उसे कोई बात करती तो वो उसका सरसरी सा जवाब देकर खामोश हो जाता। मुझे ये बड़ा पुरस्कार लगा। खाना खाने के बाद गुप्ता ने पतीली और गिलास रुमाल में बांधते हुए सिद्धा से कहा, तुम दोनों इसी जगह रहना, मैं रात को आकर तुम्हें ले जाऊंगा। ये कहकर वो उठा और सिद्धा रंगने की तरफ देखे बगैर वापस बस्ती की तरफ चल दिया। हवा की तेजी में कमी आ गई थी। कुछ पता नहीं रात कितनी गुजर चुकी थी कि दूर अंधेरे में कोई हमें अपनी तरफ बढ़ता मालूम हुआ। सिद्धा रंगनी ने उसे अंधेरे में देख लिया। कहने लगी, गुप्ता आ गया है। ये गुप्ता ही था। उसने आते ही कहा, चलो सीधा, और घूमकर वापस समंदर की तरफ चल दिया। मैं और सिद्धा जल्दी से उठकर उसके पीछे हो गया। उसकी कश्ती शहर समंदर पर बस्ती से काफ़ी दूर खड़ी थी। उस कश्ती में 15-20 आदमियों के बैठने की गुंजाइश थी। गुप्ता अकेला नहीं था, उसके साथ 4 मछेरे भी थे। हम कश्ती में बैठ गए तो मछेरों ने कश्ती से उतरकर उसे पानी में धकेल दिया। पानी में आते ही कश्ती हचकोले खाने लगी। मछेरों ने फौरन चप्पू चलाना शुरू कर दिया। गुप्ता जहाज के कप्तान की तरह कश्ती के सिरे पर खड़ा समंदर को तक रहा था और बार बार अपने आदमियों को हिदायत दे रहा था। समंदर पुरसकून था, फिर भी कश्ती काफ़ी डोल रही थी। जब भारतीय साहिल की बत्तियां नज़रों से ओझल हुई तो लंका की रोशनियां भरना शुरू हो गईं। गुप्ता कश्ती को उन रोशनियों की बाएं जानब ले जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता लंका की रोशनियां भी हमारी नज़रों से ओझल हो गईं। अब हम लंका के शुमाली मगरबी टापुओं की तरफ जा रहे थे, जहाँ गुप्त अंधेरा छाया था। गुप्ता वाकई एक माहिर मलाह साबित हुआ। वो कश्ती को कमाल महारत से लंका के साहिल तक ले आया था। साहिल पर कश्ती के लगते ही मछेरों के साथ साथ मैं और सिद्धा भी कश्ती से उतरे। गुप्ता सिद्धा के पास आया। रात के अंधेरे में वो काला कलोटा कोई भूत प्रेत लग रहा था। उसने सिद्धा से कहा, मैं जाता हूँ। इससे पहले कि सिद्धा या मैं उसका शुक्रिया अदा करते वो कश्ती में सवार हो गया। दूसरे मछेरे कश्ती को समंदर में धकेलने लगे। कश्ती लहरों में गई तो वो भी उछल कर उसमें सवार हो गया। थोड़ी देर बाद गुप्ता की कश्ती को मौजू ने हमसे दूर कर दिया। मैंने पीछे दरख्तों की लंबी कतार की तरफ देखा, जो अंधेरे में एक ऊंची दीवार की तरफ शुमालन जनूबन चली गई थी। हमने उस तरफ चलना शुरू किया। यह जाफना का शुमाली इलाका था। मैं इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। इस इलाके की सिद्धा रंगनी भी भेदी थी। वो मुझे जंगल से निकालकर एक छोटी मगर कच्ची सड़क पर ले आई। सड़क के किनारे बांस के दरख्तों में महात्मा बुद्ध की कदीम खानकाह थी, जो वीरान पड़ी थी। बाकी रात हमने उस खानकाह के फर्श पर सोकर गुजार दिया। सुबह जंगल की चिड़ियों की चहकार ने मुझे बेदार कर दिया। सिद्धा वहाँ नहीं थी। मैं उठकर खानकाह के पीछे चला गया। वहाँ एक छोटा सा तालाब था। मुँह हाथ धोने के बाद मैं खानकाह में वापस आया तो सिद्धा अपने काले सांप के साथ चली आ रही थी। कहने लगी, मैं अपने बेटे को दूध पिला रही थी। जाफना यहाँ से काफ़ी दूर है, हमें रंगापट्टी कस्बे से लारी मिल जाएगी। थोड़ी देर बाद हम रंगापट्टी की तरफ जा रहे थे। मैंने जाफना में सिद्धा रंगनी से अलग होने का प्रोग्राम दिल में तय कर लिया। रंगापट्टी से हमें लारी मिल गई, जिसने दोपहर के बाद हमें जाफना पहुंचा दिया। सिद्धा मुझे एक मंदिर में ले आई। तीसरे पैर में अकेला ही बहाना बनाकर मंदिर से निकलकर रेलवे स्टेशन पर आ गया। मैं ये मालूम करने आया था कि कोलंबो ट्रेन कब रवाना होती है। मैंने एक कुली से पूछा तो उसने कहा, कोलंबो जाने वाली ट्रेन तो तैयार खड़ी है। बस फिर क्या था, उसी वक्त टिकट घर की तरफ दौड़ा, कोलंबो का 3rd क्लास का टिकट लिया और एक डब्बे में घुस गया। 5 मिनट बाद ट्रेन कोलंबो की तरफ रवाना थी। इतनी जल्दी मैं सिद्धा रंगनी से अलग हो जाऊंगा, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि जब मैं वापस नहीं पहुंचूंगा तो सिद्धा रंगनी क्या सोचेगी। दूसरे लम्हे मैंने इस ख्याल को अपने जहन से निकाल कर ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक दिया। 1 दिन और 1 रात के सफ़र के बाद मैं कोलंबो पहुंच गया
उस वक्त शाम हो रही थी। मैं सपेरे के भेष में था। किसी ने मेरी तरफ कोई तवज्जो न किया। स्टेशन से निकलते ही मैंने टैक्सी पकड़ी और टेम्पल रोड की तरफ रवाना हो गया। अपने एजेंट की दुकान खुली थी। मैं अंदर जाकर शेल्फ में लगी हुई किताबें देखने लगा। एजेंट सामने खड़ा कुछ लड़कियों को किताबें दे रहा था। उसने एक नज़र मुझे देखा और जल्दी जल्दी ग्राहकों को निपटा कर मेरी तरफ आ गया। क्या चाहिए स्वामी जी आपको? उसने मुझे और मैंने उसे पहचान लिया था। इसके बावजूद हमारा एक दूसरे के कोड नंबरों को जानना बहुत ज़रूरी था। मैंने अपना कोड नंबर बोलते हुए कहा, इस नंबर की किताब होगी महाराजा। उसने जवाब में अपना कोड नंबर बोलकर कहा, इस नंबर की किताब तो नहीं है। मैं काउंटर पर उसके करीब आ गया। उसने अलमारी में से एक किताब निकाल कर झड़ते हुए मेरे आगे रखी और बोला, दिन किसी मंदिर में गुजारो। रात 10 बजे के बाद दुकान का दरवाज़ा अंदर से खुला होगा। मैंने किताब ली और उसे प्रणाम करके दुकान से बाहर निकल आया। सारा दिन मैंने बौद्ध मंदिर में गुजार दिया और रात को 10 बजे मैं दुकान पर पहुंच गया। मैंने दरवाजे को ज़रा सा धकेला, दरवाज़ा खुल गया। मैं अंदर दाखिल हो गया। ऊपर से मुझे एजेंट की आवाज़ सुनाई दी, ऊपर आ जाओ और दरवाजे को कुंडी लगा दो। मेरे ऊपर पहुंचते ही वो शुरू हो गया। वो किसी तमहीद के चक्कर में नहीं पड़ा था। सबसे पहले अपना हुलिया तब्दील करो। अब तो मैं लिबास की नहीं बल्कि कोट पतलून की ज़रूरत है। मैं समझ गया कि मेरा अगला मिशन इस इलाके में नहीं है। मैं कुछ पूछने ही वाला था कि उसने मेरी बात काट दिया। मैं जब अपनी बात ख़त्म कर लूँ तब कोई सवाल करना। मैं चुप हो गया। वो सिगरेट पीने लगा। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर आंखें खोलकर मुझे देखा और अपनी उंगली दर्री पर लगाते हुए बोला, ये लंदन है। यहाँ से शुमाल की जाने फ्रांस का दारुल हुकूमत पेरिस है। यह तुम पेरिस समझ लो। मैं अब दर्री की तरफ देख रहा था जिस पर उसकी उंगली एक जगह तक गई थी। यहाँ से तुम पेरिस के मरकजी इलाके को छोड़कर दरिया सीन के बहाव के साथ साथ बड़े पुल तक जाओगे। पुल चढ़ने की बजाय तुम अगर दरिया की ढलान पर से उतरकर पुल के नीचे आ जाओ तो तुम्हें यहाँ दरियाई दलदल के पीछे पत्थरों की एक महराब मिलेगी जो आधी से ज़्यादा ज़मीन में धंसी हुई है। अब महराब के साथ ही एक छोटा सा सुरंगनुमा रास्ता नीचे को जाता है। उस रास्ते के मुंह को खारदार तारों के लच्छों से बंद कर दिया गया है। उस जगह ज़मीन के नीचे सुरंग में इसराइल की खुफिया तंजीम का दफ्तर है। उस पाकिस्तान दुश्मन खुफिया तंजीम के अराज़ व मकासद के बारे में तुम्हें पेरिस में मौजूद हमारा आदमी सब कुछ बता देगा। वो तुम्हें यह भी बताएगा कि तुम्हें वहाँ जाकर क्या करना होगा। तुम्हारा पासपोर्ट, कोलंबो से पेरिस तक का टिकट, फ्रांसीसी करेंसी और दूसरे तमाम कागजात मेरे पास तैयार पड़े हैं। कोलंबो से तिजारती फ़्लाइट कल रात 11:20 पर लंदन के लिए रवाना होगी। लंदन के हिथ्रोवेयर एयरपोर्ट पर अपना एजेंट मिलेगा। वो तुम्हें अपने साथ दूसरी फ़्लाइट में पेरिस ले जाएगा। वो उठकर अलमारी में से एक लिफाफा निकाल लिया जिसमें मेरा पासपोर्ट, फ्रांसीसी करेंसी, शनाख्ती कार्ड और दूसरे कारोबारी कागजात थे। मैं वहाँ प्लास्टिक की मसनूआत के एक फर्जी फर्म के नुमाइंदे की हैसियत से मार्केट का जायज़ा लेने जा रहा था। पासपोर्ट पर मेरा नाम राजकुमार नंदा, वल्द राम कुमार नंदा दर्ज था। पासपोर्ट पर मेरी एक बरस पहले की तस्वीर थी। मुझे अमृतसर का रहने वाला जाहिर किया गया था। तुम इंडियन हिंदू बनकर फ्रांस में दाखिल हो गया। अमृतसर का शहरी तुम्हें इसलिए जाहिर किया गया है कि तुम अमृतसर ही के रहने वाले मुसलमान हो और पाकिस्तान बनने के बाद लाहौर चले गए थे। तुम अमृतसर के तमाम गली कोचों से वाकिफ़ हो। तुम्हारा अमृतसर का एड्रेस हाल बाजार चौक बेली लिखा गया है। मैं मोमबत्ती की रोशनी में कागजात को देखने लगा। अपना एजेंट बोला, इस बटमे में 500 फ्रांक है। यह तुम्हारे लिए पेरिस के इब्तदाई अखराजात के लिए काफ़ी हैं। बाकी तुम्हें जितनी रकम की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ तुम्हें मिल जाएगी। कुछ और पूछना हो तो इस वक्त पूछ सकते हो। क्या इस मिशन में किसी किस्म के असले की ज़रूरत नहीं होगी? एजेंट ने एस्ट्रे में सिगरेट बुझाते हुए कहा, एक जासूस का कोई भी मिशन ऐसा नहीं होता जिसमें जदीद तरीन असले और दूसरे महलक आलात की ज़रूरत न पड़े। और जब इस मिशन का मरकज़ी यूरोप का कोई शहर हो तो असले और महलक आलात की ज़रूरत ज़्यादा शदीद हो जाती है। इसका एहतमाम हमारा पेरिस का एजेंट करेगा। शनाख्त और तस्दीक उसी कोड नंबर से होगी जो तुम्हारा और मेरा कोड नंबर है। तुम उसके सामने अपना कोड नंबर बोलोगे और वो इसके जवाब में अपना कोड नंबर बोलेगा जो तुम अच्छी तरह से जानते हो। बाकी रह गई उसकी शिकल तो मैं तुम्हें उसकी तस्वीर दिखाई देता हूँ। उसने एक और लिफाफा खोला जिसमें पेरिस के एजेंट की तस्वीर थी। जिस तरह पुलिस वाले मुजरमों की तस्वीरें लेकर अपने रजिस्टर में महफूज रखते हैं, ये बारीक सियाह मूँछों, बड़ी बड़ी गोल सी आँखों और चौड़े नथनों वाला जवान था।
उम्र 30-35 बरस के करीब हो गया। नीचे उसके नाम की जगह एक नंबर लिखा था जो मेरे लिए नया था। इस शिकल को अच्छी तरह से नशीन कर लो। ये आदमी तुम्हें कोट पतलून और फेल्ट हेट में मिलेगा। तुम्हारी तस्वीर भी उसको पहुंचा दी गई है। वो तुम्हें ना तो अपना नाम बताएगा और ना ये बताएगा कि वो कहाँ रिहाइश पजीर है। तुम मुझसे पूछना भी नहीं। तुम्हारे बारे में वो ज़रूर बाखबर रहेगा। तुम कहाँ ठहरे हुए हो और क्या कर रहे हो। वो पेरिस में तुम्हें अपने राब्ते के लिए एक खुफिया फ़ोन नंबर भी देगा। तुम लंदन से वाकिफ़ हो। लंदन के हिथरो एयरपोर्ट के बाहर वो खुद तुम्हें आकर मिलेगा। एयरपोर्ट के सामने एक ऊंचे सतून वाला शेड बना हुआ है। तुम उस शेड में किसी सतून के पास जाकर खड़े हो जाना। 2-3 बार अपने कलाई की घड़ी भी देखना। अब तुम जाओ। कल रात 10 बजे इसी तरह यहाँ आ जाना। यहाँ तुम्हारा सूट, जूते, कलाई की घड़ी वगैरह मौजूद होगी। ये कहकर अपना एजेंट ने कमरे की बाजार वाली खिड़की जरा सी खोली। बाजार में देखा, खिड़की बंद की और मेरी तरफ मुंह करके बोला, बाजार खाली है। कल 10 बजे रात मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा। उसने अपने तंग और नीम रोशन कमरे का दरवाज़ा मेरे जाने के लिए खोल दिया। मैं लकड़ी का ज़ेना उतरकर बाजार में निकल आया और फिर बड़े सुकून के साथ बोधि मंदिर में आकर बरामदे में सुकून से टेक लगाकर बैठ गया। अगला सारा दिन मैंने वहीं बैठे बैठे गुजार दिया। रात का खाना भी मैंने लंगर में ही जाकर खाया और फिर मुकर्रर वक्त पर टेम्पल रोड चल दिया। एजेंट मेरी राह देख रहा था। जाते ही शेव किया। साधु वाले भेष में शिकल के दोनों रुख दिखाए गए थे। कपड़े उतार कर हुलिया बदला और एयरपोर्ट रवाना हो गया। सब मुसाफिर जहाज में सवार हो चुके थे। मैं भी तेज तेज कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ता जहाज में दाखिल हो गया। इसके साथ ही जहाज से सीढ़ी हटा दी गई, दरवाज़ा बंद कर दिया गया और जहाज ने टेक ऑफ के लिए रनवे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। चांदी लम्हों बाद हम फिजाओं में बहवे परवास थे। हीथ्रो एयरपोर्ट से निकलते ही मैं उस ऊंचे सतून वाले शेड में आ गया जहां मुझे रुकने के लिए कहा गया था। लंदन का मौसम सर्द था। दिन में बारिश भी हुई थी जिसकी वजह से ज़मीन गीली थी। एजेंट के आने का वक्त हो गया था। ठीक उस वक्त एक छोटी टोयोटा गाड़ी मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। उसमें से एक आदमी बाहर निकला जिसने रेन कोट पहन रखा था। मेरे करीब आकर उसने कागज़ का एक टुकड़ा आगे बढ़ाते हुए पूछा, माफ़ कीजिएगा, इस नंबर की बिल्डिंग कहाँ होगी। मैंने कागज़ लेकर रोशनी में देखा। उस पर खुफिया कोड नंबर लिखा था। मैंने जेब से बालपोन निकाला और कागज़ की दूसरी तरफ अपना खुफिया कोड नंबर लिख कर कहा, मेरा ख्याल है आप यहाँ इसे तलाश करें। एजेंट ने मेरा लिखा हुआ नंबर गौर से देखा, फिर गाड़ी की तरफ बढ़ा और बोला, मेरे साथ आ जाइए प्लीज़। मैं उसके पहलू में बैठ गया। वो गाड़ी को शहर के एक निस्बतन वीरान सड़क पर ले आया। फिर डैशबोर्ड में से एयर फ्रांस की दाखिली परवाज़ का एक टिकट निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, प्रोग्राम किसी खास वजह से थोड़ा तब्दील कर दिया गया है। अब तुम लंका एयरलाइंस की बजाय फ्रांस के जरिए पेरिस पहुंचोगे। मैं भी उस जहाज़ में तुम्हारे साथ हूँगा। यह फ्लाइट 1.5 घंटे बाद जाएगी। मैं तुम्हें अगले पार के दरवाजे पर उतारता हूँ। यहाँ से तुम टैक्सी लेकर एयरपोर्ट वापस चले जाना। तुम्हारा गेट नंबर 14 है। मैं तुम्हें ट्रांसेंट लाउंज में मिलूंगा। तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे। पेरिस पहुंचकर तुम मेरे पीछे पीछे आओगे, लेकिन हर हालत में हमारे दरमियान 50-60 कदम का फासला रहेगा। मैंने एयर फ्रांस का टिकट अपनी जेब में रख लिया। उसने मुझे पार्क के दूसरे गेट के पास दरख्तों के अंधेरे में उतार दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दिया। मैं कुछ दूर तक पैदल गया, फिर एक टैक्सी पकड़ी और हेथ्रो एयरपोर्ट आ गया। एयर फ्रांस के काउंटर से बोर्डिंग कार्ड लिया और लाउंज में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मैंने एजेंट को भी देख लिया। वो कोने वाली नशिस्त पर बैठा सिगार पी रहा था। जहाज में भी वो मुझसे काफ़ी फासले पर बैठा था। कुछ देर बाद एयर फ्रांस का जहाज़ पेरिस के हवाई अड्डे पर उतर गया। मैंने एजेंट को अपनी निगाहों से ओझल नहीं होने दिया। रात हो गई थी। यूरोप की दुल्हन पेरिस जगमगा रही थी। रोशनियों का एक सैलाब था जो शहर पर उमड़ आया था। इस शहर में मैं पहले भी 2-4 मरतबा आ चुका था। काम चलाने की हद तक फ्रांसीसी ज़बान बोल और समझ लेता था। एजेंट ने टैक्सी ली और उसमें सवार हो गया। जब तक मैं दूसरी टैक्सी में बैठ नहीं गया, उसने अपनी टैक्सी वहीं ठहराए रखी। जब उसकी टैक्सी आगे बढ़ी तो मैंने भी टैक्सी वाले को चलने के लिए कहा। एयरपोर्ट के इलाके से निकलकर हमारी टैक्सियां शहर में दाखिल हुई तो गाड़ियों के हजूम के बाद उसने एक तरफ दरख्तों में टैक्सी रुकवाई और उतरकर फुटपाथ पर पैदल ही चल पड़ा। मैंने भी टैक्सी छोड़ दिया और उसके पीछे पीछे चलने लगा।